नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए की टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आज हम इस सीरीज़ का सेट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने इस सीरीज के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप जाकर देख लीजिएगा। यह जो सीरीज़ है आपकी आगामी जो ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेट नंबर 3 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके और जीए के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आइए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में। इनका वेटेज रहेगा 600 नंबर का, तो आप याद रखिएगा। जिनमें से 30 प्रश्न आपके जीके और जीए के पूछे जाएंगे 120 नंबर के। इसके बाद कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो जीके और जीए की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास को भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इन दोनों क्लास की जो प्लेलिस्ट है हमने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिलते जाएंगे और जीके और जीए का यह तीसरा वीडियो हमारा है। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? आपको भारत का मानक समय मेरिडियन बताना है। प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय मेरिडियन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा किबीथू। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, किबीथू कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आप याद देखिएगा, गुहार मोती जो है भारत का सबसे वेस्टर्न यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा गुजरात में। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और यह आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, चारों मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 324 के तहत। आप याद देखिएगा, चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 324 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि ब्लू माउंटेन्स के नाम से किसको हम जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से आरंभ किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसको कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो बम्बई के अगस्त क्रांति मैदान से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में आप याद देखिएगा, इसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट या क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। तो इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई का नारा या करो या मरो का जो नारा था महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था 1942 में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अगस्त क्रांति मैदान, इसको हम ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको मिलेगा बंबई में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी है? टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी है?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा जो है आपकी टेलीफोन लाइन में बहती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे रेगुलर सेंसस की बात हो रही है, प्रथम नियमित जनगणना की बात हो रही है, तो इसकी जो शुरुआत है 1881 में होती है। इस समय वायसराय कौन रहता है? तो रिपन रहता है। रिपन के शासनकाल में ही भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1881 से भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई आपसे पूछा गया है, क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? भारत के यहाँ पे पड़ोसी देश दिए गए हैं और उनका राष्ट्रीय खेल क्या है उनके सामने लिखा गया है। इनमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप याद देखिएगा, बुज काशी। आप याद देखिएगा, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वह बुज काशी है। तो पहला बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है, जो कि गलत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि कबड्डी है। आप याद देखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी हो जाएगा। इसके बाद भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा, सही है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का यहाँ पे सम्मिलित नहीं था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है सही कौन सा होगा? कबड्डी होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षता का जो सिद्धांत है यानी कि थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है उसको प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर का जो दिन होता है पूरे विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन आप ए देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे देश में। इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। वहीं 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नेशनल सिविल सर्विसेज जो डे होता है इसको हम 21 अप्रैल को मनाते हैं और इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो है हुई थी 30 जनवरी को। तो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है उसको हम भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस हम मनाते हैं और 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में यूट्यूब का CEO कौन है? आपसे पूछा गया है। तो आप याद देखिएगा, नील मोहन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नील मोहन जो है वर्तमान में यूट्यूब के CEO हैं, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्बाब्वे की राजधानी है? यहाँ पे जिम्बाब्वे की राजधानी आपसे पूछी गई है कि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। वहीं अबू धाबी किसकी राजधानी? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपकी अबू धाबी हो जाएगी। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है आपकी काबुल हो जाएगी। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किस भारतीय शहर को हम जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? तो जयपुर को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूटान की यहाँ पे ऑफिशियल करेंसी, ऑफिशियल मुद्रा पूछी गई है कि कौन सी है? तो भूटान की ऑफिशियल करेंसी कौन सी हो जाएगी? तो आप याद रखिएगा, नगुल्ट्रम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो पड़ोसी देश भूटान है इसकी ऑफिशियल
करेंसी क्या है, तो नगुल्ट्रम है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। भूटान हमारे देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर की। टोटल 699 किलोमीटर की जो सीमा है भूटान हमारे साथ साझा करता है। कौन कौन से राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के, तो आप याद देखिएगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, टोटल कितनी बाउंड्री लगती है, तो 699 किलोमीटर की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं, और एक तरफ उनका स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की जो स्थापना थी 1988 में की गई थी, बिल्कुल सही दिया गया है, पहला वाला आपका सही है। एक्जिम बैंक को हम आयात निर्यात बैंक के नाम से भी जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी हम एक्जिम बैंक को जानते हैं, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1972 में नहीं की गई थी, बल्कि 1982 में की गई थी। उसके बाद LIC की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, जो कि गलत है। यहाँ पे 1975 नहीं, 1956 होगा। 1 सितंबर 1956 को जो है LIC की स्थापना की गई थी। वहीं RRB, जिनको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं, इनकी स्थापना 1955 में नहीं, बल्कि 1975 में की गई थी। तो तीनों की डेट मैंने आपको बता दी है, जो यहाँ पे सही नहीं दिए गए थे। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, और रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना थी 1975 में की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप याद देखिएगा, हीरालाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 50वें नंबर के हैं। इनका नाम है DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, इनका पूरा नाम क्या है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है इनका पूरा नाम है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। 49वीं समानांतर रेखा की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा विश्व में जो भी इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट अपलोड मैंने की हुई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है उसकी स्थापना किसने की थी, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको हम PC महालनोबिस के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं के द्वारा 1931 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं इनका जन्म होता है 29 जून को, तथा इनका जो जन्म दिवस होता है 29 जून को भारत में और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा एसिड यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है आपके टमाटर में मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है कि कौन कौन सा प्राकृतिक स्रोत उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आप याद देखिएगा, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावा प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। दही में आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावा चींटी और बिच्छू के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा।
मैथोनोइक अम्ल को हम फार्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको चींटी या बिच्छू के डंक में देखने को मिलता है। इसके अलावा सेब में आपको मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में जब थकान का अनुभव होता है तो किस एसिड के जमाव के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण जो है हमारे मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव देखने को मिलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विशेष प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसको कब ऐड किया गया था? तो 1992 में इसको ऐड किया गया था, और यह जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, और इसमें टोटल जो है आपको 18 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 18 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे 12वीं अनुसूची में, जो कि नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो 29 सब्जेक्ट आपको 11वीं अनुसूची मिलेंगे, और जो 11वीं अनुसूची है पंचायतों से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों से रिलेटेड है, उसमें 29 सब्जेक्ट मिलेंगे, 29 विषय मिलेंगे, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, जिसमें आपको 18 सब्जेक्ट्स 18 विषय देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, नीला थोथा हम किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के न्याय का जो उल्लेख है हमारी प्रस्तावना, हमारे प्रियम्बल में नहीं किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया, लेकिन पंथ निरपेक्ष की स्वतंत्रता का जिक्र जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो प्रियम्बल, हमारी जो प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की लिबर्टी यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी हमारी प्रियम्बल में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो आप याद देखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापक्रम समान रहते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।